नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आदिकाल से ही हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है। वैसे अगर माना जाए तो हमारे देश का आर्थिक आधार भी कृषि ही है। युग परिवर्तन के साथ साथ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कृषि के क्षेत्र में उन्नत व वैज्ञानिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि आपको कृषि के क्षेत्र की नवीनतम और समसामयिक जानकारियां देते रहें। किसान भाइयों, इसी दिशा में आज हम एक और कदम बढ़ा रहे हैं और देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि के मुख्य समाचारों पर। गेहूं खरीद 3 करोड़ टन पार। खरीफ फसलों में बीजोपचार का महत्व। प्रमाणित बीज से पैदावार बढ़ाएं। सोयाबीन की बोनी उन्नत सीड ड्रिल से। तिलहनी फसलों में लाभकारी गंधक। सरकार की गेहूं खरीद चालू रबी विपणन सत्र 2017 से 2018 में अभी तक 3 करोड़ 1 लाख टन हो गई है, जो पिछले साल की 2 करोड़ 29 लाख टन की कुल खरीद से अधिक है। सामान्यतः गेहूं विपणन वर्ष अप्रैल से लेकर अगले साल मार्च महीने तक होता है, लेकिन इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम FCI के साथ साथ राज्य एजेंसियों के द्वारा एक पखवाड़ा पहले ही शुरू कर दिया गया था। खरीफ फसलों में बीजोपचार अत्यधिक आवश्यक है। सोयाबीन प्रमुख खरीफ मौसम की फसल है। सोयाबीन में जड़ गलन, तला गलन के अलावा अन्य कई रोगों से फसलों को इसे 10% तक आर्थिक नुकसान होता है। बुआई के पूर्व बीजोपचार करने से फसलों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। खरीफ का मौसम प्रारंभ हो चुका है। किसान भाई खरीफ की विभिन्न फसलों जैसे कि सोयाबीन, उड़द, तिल, मक्का, धान बोने की तैयारी में है। खेती की समस्त आदान सामग्रियों में बीज का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भंडारण पात्रों में रखे बीज की चलाई सफाई आवश्यक है। यदि घर का बीज बो रहे हैं तो भंडारित बीज की सूपे से सफाई करना चाहिए। फिर साफ किए गए बीज को छन्ने से छान ले। छोटे एवं अस्वस्थ दानों को अलग कर दे। बिना छाटे 100 दाने गिनकर गीली बोरी की फट्टी में कतार से रखकर उसे कैलेंडर की तरह मोड़ कर रख दे। फट्टी में हल्की नमी बनाए रखें। 3-4 दिनों में बीज अंकुरित होने के बाद अंकुरित दाने गिन लें। यही आपके बीज का अंकुरण प्रतिशत होगा। विभिन्न बीजों की उचित अंकुरण क्षमता के मापदंड अलग अलग होते हैं, जैसे धान 80, उड़द 74, सोयाबीन 70%। अंकुरण परीक्षण में उपरोक्त मापदंड से थोड़ा अंतर होने पर बीज की मात्रा बढ़ाकर बोनी की जानी चाहिए। यदि अंकुरण प्रतिशत निर्धारित मापदंड से बहुत कम हो तो उस बीज को बोने के काम में नहीं लाना चाहिए। सोयाबीन की बोनी उन्नत सीड ड्रिल से करने पर किसानों को काफी फायदा मिला है। यह सीड ड्रिल सभी तरह के ट्रैक्टरों के द्वारा चलाई जा सकती है। इस समय 7, 9, 11 एवं 13 टाइन्स की सीड ड्रिल उपलब्ध है। इसके माध्यम से बीज एवं खाद को अलग अलग करके भी बोया जा सकता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा, गुणवत्ता एवं प्रोटीन के निर्माण में गंधक तत्व की विशेष भूमिका है। फसलों में गंधक पोषक तत्व की पूर्ति का सबसे सस्ता एवं सरल उपाय गंधक तत्वधारी उर्वरकों का प्रयोग है। ऐसे उर्वरकों में अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित सिंगल सुपर फास्फेट है। इसमें 11% गंधक पाया जाता है। विशेषकर तिलहनी फसलों में सुपर फास्फेट उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा लाभकारी है। यह अन्य उर्वरकों से सस्ता भी है और हर जगह उपलब्ध रहता है। तो ये तो थी खबरें खेती की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मसूर के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहे। बेरसिया में न्यूनतम भाव 2000 रहा, वहीं अधिकतम भाव 2600 रुपये रहा। दमोह में न्यूनतम भाव 3320 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 3400 रुपये रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 3100 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 3480 रुपये रहा। पन्ना में न्यूनतम भाव 3150 रुपये रहा,
वहीं अधिकतम भाव 3,951 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं धान की। अशोकनगर में न्यूनतम भाव 3,306 रुपये रहा। अधिकतम भाव 3,556 रुपये रहा। बिछिया में न्यूनतम भाव 3,950 रुपये रहा। अधिकतम भाव 3,950 रुपये रहा। दमोह में न्यूनतम भाव 3,320 रहा। अधिकतम भाव 3,400 रुपये रहा। खुरई में न्यूनतम भाव 3,200 रुपये रहा। अधिकतम भाव 3,400 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं अरहर की। अजयगढ़ में न्यूनतम भाव 5,052 रुपये रहा। वहीं अधिकतम भाव 5,058 रुपये रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 3,405 रुपये रहा। वहीं अधिकतम भाव 3,465 रुपये रहा। गुना में न्यूनतम भाव 2,305 रहा। वहीं अधिकतम भाव 2,865 रुपये रहा। खंडवा में न्यूनतम भाव 5,050 रुपये रहा। वहीं अधिकतम भाव 5,050 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, खरीफ की खेती में दलहन और तिलहन के साथ साथ मोटा अनाज मक्का की खेती भी बहुतायत से की जाती है। मक्का की संकर मक्का हो या देसी मक्का हो, इसकी उन्नत तकनीक में खेत का चुनाव, बीज और उर्वरक का चुनाव किस प्रकार से किया जाए, कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से विशेष समसामयिक कार्यों की जानकारियां होनी चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आपको दे रहे हैं आज हमारे विशेषज्ञ। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं VK पराणकर, कृषि वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। मक्का फसल में 2-3 फसलें अलग ऐसी आ गई है जिसमें हम कहना चाहिए कि लाही वाली मक्का है, स्वीट कॉर्न की मक्का है, या बेबी कॉर्न की मक्का है, या गुणवत्ता वाली क्वालिटी प्रोटीन मेज के नाम से एक मक्का उपलब्ध है। ये 3-4 प्रकार की फसलें अलग अलग लगाकर अलग अलग उद्देश्य से, और क्योंकि अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति आप कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि यदि हमने मीठी मक्का की बात की तो निश्चित रूप से हमारे बीच में संकर बीज भी उपलब्ध हैं और संकुल किस्म की भी किस्में उपलब्ध है, जिसमें कि माधुरी है और प्रिया है। परंतु यदि हम संकर किस्म की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के इसके बीज उपलब्ध हैं। इनको यदि हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भुट्टा बड़ा रंग मिलेगा, और जो मिठास की जो समय अवधि है, ये जब हम भुट्टा, हरा भुट्टा तोड़ के जब हम बाज़ार में ले जाते हैं तो कम से कम 10 दिन की मिठास इसमें बनी रहती है। और संकुल किस्म क्या है कि 3 या 4 दिन की अवधि में मीठापन इस भुट्टे में मिलता है। इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा से कहूँगा कि आप संकर बीज का उपयोग करें तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा, अच्छे आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और जैसे इनकम में उनको बढ़ोतरी मिल सकती है। यदि हम ये कहें आपसे कि मीठी मक्का क्यों लगाएं, क्या लगाने का उद्देश्य के पीछे एक अर्थ है कि यदि हम मीठी मक्का लगाते हैं या सब्जी वाली मक्का, शिशु मक्का लगाते हैं तो इसमें ये हरा चारा, जिन किसान भाइयों के यहाँ दूध वाली जानवर हैं वहाँ पर आप हरा चारा इनका उपयोग कर लीजिए, और बेबी कॉर्न सब्जी के रूप में बाहर देना है, या स्वीट कॉर्न के जो भुट्टे हैं जो दूध वाली अवस्था या डफ की स्टेज में जो आते हैं उस समय यदि हम सेकने के लिए बाहर भेजते हैं तो हमें प्रति भुट्टा अच्छा पैसा मिल जाता है, और हरे चारे का उपयोग आप जानवरों के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि हम बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न की यदि फसल की चुनाव करते हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी फसल पद्धति में ध्यान रखने की आवश्यकता है। मक्का की जो फसल पद्धति ठीक वैसा ही इसको अपनाना है, परंतु अंतरण जो है आपस में कतार से कतार और पौध से पौध के अंतर में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ये बदलाव ऐसा है कि यदि आपने कतार से कतार में आपको 60 सेंटीमीटर
कतार रखनी होगी और पौध से पौध में 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा बिरला आपको बोना होता है, जिससे कि जब भुट्टा हम सेक के बेचने के लिए जब तैयार हो तो इसका आकार अच्छा बने, और क्योंकि हाइब्रिड है तो इसका मतलब वज़न अच्छा मिले, साइज़ अच्छा मिले, इसलिए हम आपको बिरला लगाने की सलाह देते हैं। तो अंतर क्या हुआ, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 30 सेंटीमीटर पौध से पौध। और एक बात ध्यान रखना है कि क्योंकि पहली बार आप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से आपने जैसे 1 एकड़ की योजना बनाई या 2 एकड़ की योजना बनाई, आप एक साथ नहीं लगाना है इसको। वैसे तो मक्का, बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न ये साल भर लगाया जा सकता है, परंतु जब भी आप लगाएंगे तो ये क्योंकि इसको सब्जी के रूप में आपको या एक सीमित मात्रा में बाज़ार तक पहुंचाना है, एक साथ पहुंचाना आपके लिए नुकसान कर सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि यदि हमने 1 एकड़ का भी यदि चुनाव किया है, हमको 1 एकड़ में उत्पादन लेना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि 1 पाव एकड़ में, उसके बाद दूसरा पाव एकड़ वाला 10 दिन के बाद, तीसरा पाव एकड़ 20 दिन के बाद और 30 दिन के बाद, ऐसे यदि अपन लगेंगे 10-10 दिन के अंतर से, तो निश्चित रूप से कम भुट्टे जो है आपको 1 महीने से 1.5 महीने तक के हम बाज़ार में उपलब्ध करा देंगे, और इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हमको रेट अच्छे मिलेंगे। और यदि हमने एक साथ लगाया तो एक साथ मक्का के भुट्टे उपलब्ध होंगे, तो उसमें आपको जो बाज़ार में मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। वैसे ही मैं आपसे कहूँगा बार बार कि यदि लाही वाली मक्का का यदि आप चुनाव करते हैं, तो लाही वाला मक्का जो अनाज वाली फसल है उसी प्रकार से करना है। बस इसमें ये ध्यान देना होता है कि इसकी किस्म हमारे पास उपलब्ध है। इसकी किस्म जो है जवाहर मक्का या जवाहर पॉप 11 या जवाहर मक्का पॉप 11 नंबर या लाही वाली मक्का 11 नंबर, यदि इस बीज की उपलब्धता हमारे पास है, आप यदि ले जाते हैं। और ये कहूँगा मैं कि जब भी आपको समय खेत खाली होता है तो आप इसको लगाइएगा ज़रूर। इसका दाना थोड़ा छोटा होता है, पर इससे छोटे होने से आप उसको परेशान मत होइएगा, परंतु यदि हम इसकी लाही निकालेंगे या पॉप करेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है, और इसकी मतलब कम से कम 90 से 95% पॉपिंग मिलती है। और इससे सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये है कि इसमें हमको रेट अच्छे मिलते हैं, कम से कम 30 से 40 रुपये प्रति किलो का रेट मिल जाता है। तो अनाज की तुलना में ये 4 गुना हमको रेट अच्छा मिलता है। परिणाम में किसान भाइयों को फ़ायदा मिल जाता है और एक नई फसल आपके बीच में हो जाती है। वही मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमने बेबीकॉर्न फसल के लिए चुनाव किया है तो निश्चित रूप से ये फसल 60 दिन में ही आपको पैसा दे देती है। 60 दिन में जैसे भी मांझर आए, और इसमें फसल पद्धति में थोड़ा मैं सुधार करना चाहूँगा, इसकी फसल की जो पद्धति या अंतरण है इसको थोड़ा घना लगाना होता है। तो 60 से 75 सेंटीमीटर आपका कतार से कतार अंतर हो, और पौध से पौध में ध्यान रखना है कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंतर इसमें पौध से पौध का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी जो भुट्टे जो मिलने हैं वो परागन के पहले इसको तोड़ना है। इसका मतलब ये बच्चा मक्का कहलाएगा या शिशु मक्का कहलाएगा। इसका मतलब ये होगा कि परागन क्रिया के पहले भुट्टे को तोड़ लेना, ये शिशु मक्का या बेबीकॉर्न कहलाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब भी हमारी फसल, क्योंकि यदि हम खरीफ में बोनी की बात करते हैं तो 50 से 52 दिन में इसमें मांझर आने के बाद भुट्टा आ जाता है। मतलब जैसे हमको भुट्टा जो निकल, जिसको खब्बा किसान भाई बोलते हैं, तो जैसे उसमें थोड़ी सी मूछ आ जाए या छूच आ जाए, इसको हमको तोड़ लेना होता है। और जो किस्म हमारे पास HM 4 नंबर है, ये किस्म है, इसमें अधिक भुट्टा मतलब उसमें पौधे में लगने की क्षमता है। इसलिए आप 1 बार तुड़ाई, 2 बार, 3 बार और 4 बार की तुड़ाई अलग अलग उसमें करके सब्जी के रूप में आप उसको बेच सकते हैं। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर।
जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खरीफ की खेती में आदान की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए? किस प्रकार से खरीफ की जो मुख्य फसल है सोयाबीन, धान, अरहर, इनके साथ साथ यदि हम उद्यानिकी फसल भी लें, उन्हें अंतर्वर्ती फसल के रूप में किस प्रकार से लिया जाए कि भरपूर फसल प्राप्त हो? कैसे हम अपना उत्पादन बढ़ाएं? खरीफ की उन्नत खेती किस तरीके से की जाए? ऐसी कुछ गूढ़ बातें आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर J.K. कनोजिया, कृषि वैज्ञानिक, इछावर से। वर्तमान में हमारी जो टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये और गोभी में अगर हम फूल गोभी की बात करें तो ये फसलें ऐसी हैं जिनकी खेती हम रोपाई के माध्यम से सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिनमें लौकी, कद्दू, करेला, गिलकी, तरोई, ये सब्जियां भी हमारे किसान भाई सीधे बीजों के द्वारा बिजाई करके इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। किसान बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब हम रोपण वाली सब्जियों की खेती करते हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से टमाटर, मिर्च और बैंगन की बात आती है, गोभी की बात आती है। उसमें हमें चूँकि पहले नर्सरी तैयार करनी होती है, तो किसान बंधुओं सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम स्वस्थ पौध का रोपण अपने खेत में करें, जिससे कि उत्पादन ज़्यादा मिले। अब स्वस्थ पौध को तैयार कैसे करें किसान बंधुओं, और कई बार हमारे किसानों से गलती यहाँ पर होती है कि जो उनकी पौध होती है वो इतनी मजबूत या उतनी स्वस्थ नहीं होती है, जो खेत में जाके कई बार अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना किसानों को करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि हम नर्सरी की तैयारी या हमारा जो रोपा है, जो पौध है, उसको हम स्वस्थ पौध तैयार करें। तो किसान बंधुओं, हम इसके लिए अपने खेत ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर पानी का भराव ना होता हो। नर्सरी तैयार करने के लिए जो हम बीज बोएं तो ऊंची उठी हुई क्यारी के ऊपर हम लगाएं। लाइन से हम पंक्ति में हम उसका बीजों की बिजाई करें, बीज सैया के ऊपर हम बीज डालें, और बिजाई के पूर्व हम बीज सैया को उपचारित कर लें। या हम एक कार्य ये भी कर सकते हैं कि फफूंद या ऐसी बीमारियां ना लगें, उसके लिए फॉर्मल्डिहाइड या निमेटोड की जहां पर समस्या हो तो उसको हम मिट्टी को उपचारित अवश्य कर लें। उसके उपरांत ऊंची उठी हुई क्यारी पर हम बीजों का रोपण करें। बात महत्वपूर्ण ये होती है कि हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें। तो जो संकर किस्में हैं, जितनी भी हमारी ये सब्जियां हैं, इनमें वर्तमान में बहुत ही अच्छी संकर किस्में आ गई हैं। तो संकर किस्मों के बीजों का हम चुनाव करके बीज की बिजाई करें। यहाँ तक बात अब टमाटर या हम मिर्च की करते हैं, तो वर्तमान समय में ये बीज का रोपा तैयार करने का सबसे बेहतर समय है। किसान बंधुओं, हमें ये जब निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कितना खेती में कितनी रोपाई करनी है, उसके अनुसार हम नर्सरी के क्षेत्र का निर्धारण करके प्रति वर्ग मीटर में, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कुछ उर्वरक प्रबंधन करके जिससे कि स्वस्थ पौध तैयार हो। प्रति वर्ग मीटर में 10 किलोग्राम DAP खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली और 1 से 2 किलोग्राम अच्छी पकी हुई गोबर की खाद हम बीज सैया के ऊपर बढ़िया मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद पंक्ति में हम लाइन में उसकी बिजाई कर देते हैं। टमाटर का रोपा किसान भाइयों लगभग 20 से 25 दिन या जैसे ही 4 से 5 पत्तियों का रोपा होता है, वो बिजाई के लिए, रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। मिर्च की जहाँ तक बात है, बैंगन की जहाँ तक बात है, तो ये पौधे भी 30 से 35 दिन की अवस्था में रोपाई के योग्य हो जाते हैं। किसान बंधुओं, जब हम मुख्य खेत में रोपाई
करते हैं। इससे पहले खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी के लिए गहरी जुताई इन फसलों के लिए किया जाना बहुत आवश्यक है। या हम जितनी भी सब्जी वाली फसलों की खेती जब हम करते हैं तो मिट्टी की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें गहरी जुताई 2-3 बार हम उसमें कल्टीवेटर चला के खेत को बढ़िया भुरभुरा बना लेते हैं। जल निकास की उचित व्यवस्था को हम निर्धारित करते हैं, क्योंकि वर्षा काल में जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर हमारी सब्जी की फसलें नष्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो किसान बंधुओं, जहाँ तक संभव हो तो हम वर्षा काल में जिन सब्जियों का रोपण करें उनको हम रिज और फरो विधि से करें। मतलब कि हम ऊंची उठी हुई मेड़ और नाली पद्धति जिसको हम बोलते हैं, उस पर हम रोपाई का कार्य यदि करते हैं तो ज़्यादा वर्षा होने पर भी हमारी फसलें ये नष्ट नहीं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कितनी दूरी पर और किस समय रोपाई का कार्य हम संपन्न करें। किसान बंधुओं, टमाटर की जहाँ तक बात है, जुलाई और अगस्त महीना वर्षा काल में सबसे उपयुक्त समय होता है कि जबकि ये रोपाई, चाहे टमाटर की बात हो या मिर्च की बात हो या बैंगन की, ये सबसे उपयुक्त समय है। और जल्दी आने वाली जो हमारी गोभी है, गोभी भी हम जुलाई के अंत से लेकर अगस्त के महीने तक रोपाई का कार्य कर देते हैं। किसान बंधुओं, उर्वरक प्रबंधन हमारी इन फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसलें होती हैं, खासतौर से मिर्च, टमाटर और बैंगन। इनमें जब हम खेत की तैयारी करते हैं, आखिरी जब हम बखरनी किसान बंधुओं करते हैं, उस समय खेत में 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़, 2 से 3 कुंटल नीम की खली और अच्छी पकी हुई गोबर की खाद 2 से 3 टन, ये खाद हम खेत की तैयारी के समय ही मिला देते हैं। किसान बंधुओं, इसके उपरांत जब हम रोपाई का कार्य करते हैं उस समय 50 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम पोटास का उपयोग रोपण के समय हम करते हैं। रोपाई की जहाँ तक दूरी की बात है किसान बंधुओं, जब हम टमाटर की बात करते हैं उसमें 2 तरीके के पौधे होते हैं। एक होते हैं कि जो लगातार निरंतर वृद्धि करते हैं, और एक होते हैं कि एक निश्चित ऊंचाई तक वृद्धि करते हैं, जिसे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की श्रेणी में रखा जाता है। किसान बंधुओं, जो लगातार वृद्धि करने वाले टमाटर की किस्में हैं, उनका अंतराल रोपण की दूरी ज़्यादा रखी जाती है। लगभग 4 फीट पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 30 से 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। जो कम बढ़वार वाली किस्में हैं, उनकी जो दूरी है वो 3 फीट और 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रोपाई करते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ये तो था हमारा कृषि दर्शन का आज का अंक।
निश्चित तौर पर आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगले अंक में ऐसी ही कुछ विशेष और समसामयिक जानकारियों के साथ एक बार हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।